गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन करते हुए हम लोग वर्ष 2009 के प्रश्नों पर आए हैं। 2009 के प्रश्नों पर 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास होगी। क्लास को प्रारंभ करने से पहले वही परंपरागत अनुरोध कि आप सभी लोग गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वह शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक प्रतियोगियों को इस चैनल द्वारा प्रदत्त कंटेंट का लाभ प्राप्त होगा। चलिए हम लोग जो है आज की जो है अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग जो है आज का प्रश्न नंबर 1 और 2009 का प्रश्न नंबर 51, बोध वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? विकल्प 1 है शशांक, 2 है पुष्यमित्र शुंग, 3 है ईशान वर्मा, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो बोध वृक्ष के कटाने के जो संबंध में किसने कटवाया था, यह जानकारी ह्वेनसांग से मिलती है। ह्वेनसांग बताता है कि शशांक गौड़ नरेश, गौड़ माने बंगाल का राजा कौन था? शशांक। शशांक ने क्या किया? बोध वृक्ष वह वृक्ष है जो बोध गया में है और जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया, गंगा नदी में फेंकवा दिया। इसके अतिरिक्त शशांक के बारे में भी पता चलता है, उसने पाटलिपुत्र और कुशीनारा में भी बौद्ध विरोधी कार्य किए थे। बौद्ध विरोधी कार्य किए थे। और एक पुस्तक है आर्य मंजू श्री मूल कल्प। क्या नाम पुस्तक का? आर्य मंजू श्री मूल कल्प। इसमें भी शशांक को बौद्ध द्रोही बताया गया है। और शशांक जो बंगाल का शासक था, अब देखिए ऑप्शन ए में है, यह जो है कट्टर शैव था। क्या था? कट्टर शैव था, शिव का भक्त था। इसके सिक्कों पर, कहां पर? सिक्के पर शिव और नंदी उत्कीर्ण थे। शिव और नंदी का उत्कीर्णन शशांक के सिक्कों पर हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 है शशांक। आइए इसको देखते हैं। हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक था। बंगाल में एकीकृत राजनीतिक का पहला स्वतंत्र राजा था जिसे गौड़ साम्राज्य कहा गया। उसने 7वीं शताब्दी में शासन किया। शशांक एक कट्टर शैव था, बात हुई थी। उसके सिक्कों के ऊपर शिव तथा नंदी का कृतियां मिलती हैं। ह्वेनसांग हमें बताता है कि उसने बोध गया के बोध वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फिकवा दिया तथा समीप के एक मंदिर से बुद्ध की मूर्ति को हटवाकर उसके स्थान पर शिव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाई। इसी प्रकार पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए एक पाषाण स्तंभ जिस पर बुद्ध के चरण चिन्ह उत्कीर्ण थे को भी गंगा नदी में फेंकवा दिया। कुशीनारा के एक बिहार के बौद्धों को भी उसने वहां से निष्कासित किया। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में भी उसका चित्रण बौद्ध द्रोही के रूप में किया गया, जिसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलवाया तथा विहारों एवं समाधियों को नष्ट कर दिया। आरडी बनर्जी और आरपी चंदा
दो इतिहासकार कौन कौन से हैं? आर.डी. बनर्जी और आर.पी. चंदा। ये क्या कहते हैं? इस मत के हैं कि शशांक वस्तुतः राजनीतिक कारणों से बहुद्रोही हुआ था, अन्यथा उसमें धर्मांधता नहीं थी। एक सर्टिफिकेट देते हैं, कारण बताते हैं कि शशांक बौद्धद्रोही क्यों हुआ था, उसका कारण राजनीतिक था। ये बात करते हैं। शशांक को बौद्धद्रोही सिद्ध करने वाले सभी साक्ष्य इसी धर्म से संबंधित हैं, अतः उनका विवरण निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। मतलब जहां जहां पर वर्णन हुआ है कि शशांक ने बौद्धद्रोही का कार्य किया है, वह सभी विवरण बौद्ध ग्रंथों से संबंधित हैं, बौद्धों से संबंधित हैं, इसीलिए बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। यह तर्क इन लोगों का है। समझ गए? आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए है, एक मनुस्मृति, 2 याज्ञवल्क्य स्मृति, 3 है नारद स्मृति, 4 है पतंजलि के महाभाष्य। इसमें ऑप्शन 3 नारद स्मृति होगा, क्योंकि नारद एवं पराशर इन दो स्मृतियों में विधवा विवाह की, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है और इसका विरोध बृहस्पति स्मृति में किया गया है। बृहस्पति ने इसका क्या किया है? विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया है, लेकिन पराशर और नारद स्मृतियां हैं जो विधवा विवाह का समर्थन करती हैं, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। अब उसको हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में प्रायः सजातीय विवाह होते थे। सजाती माने एक ही जाति में, ठीक। अनुलोम विवाह भी होते थे। अनुलोम विवाह का मतलब ये होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष है और उससे नीचे के वर्ण की कन्या के मध्य जो विवाह होता था वह अनुलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह होते थे गुप्त काल में और स्मृतियां इनको मान्यता प्रदान करती थी, मान्यता देते थे। यद्यपि प्रतिलोम विवाह और विधवा विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं, किंतु इन विवाहों की मान्यता स्मृतियां प्रदान नहीं करती थी। वह इसलिए नहीं करती थी ताकि समाज का नैतिक एवं सामाजिक प्रतिमान ऊंचा रहे। आगे जो आपका प्रश्न था, यद्यपि नारद एवं पराशर स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, किंतु बृहस्पति ने विधवा विवाह का निषेध करते हुए उसके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने और त्यागनिष्ठ जीवन का विधान किया है। किसने? बृहस्पति स्मृति ने। बृहस्पति स्मृति में है। ऐसा प्रतीत होता है समाज में विधवा स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी गुप्त काल में। और गुप्त काल में एक बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बार बार पूछा गया है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी प्रमाण कहां से मिलता है। यह पूछा जाता है एरन अभिलेख किससे संबंधित है, तो उसको देखिए क्या कहता है। गुप्त काल में विधवा के सती होने का अभिलेखी प्रमाण मिलता है। कब मिलता है? 510 ईस्वी में एक गुप्त शासक थे भानुगुप्त, उनका है एरन अभिलेख। इसमें सती होने का, सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। जो प्रथम अभिलेखी प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि भानुगुप्त के समय हूणों के युद्ध में उनके सेनापति थे गोपराज की जब मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, तब उनकी पत्नी ने अग्नि में प्रवेश कर सती हुई थी। ये है सती प्रथा के संबंध में प्रथम अभिलेखी प्रमाण, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, जानते जरूर रहिएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर है 53। विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था?
विकल्प एक उज्जैनी में, 2 है तक्षशिला में, 3 है नालंदा में, 4 है भागलपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई। पाल वंश की स्थापना किया गोपाल ने, और गोपाल ने जो है एक महाविहार बनवाया, उदंतीपुर महाविहार। उदंतीपुर महाविहार गोपाल ने स्थापना की। ये कहाँ पर है? ये है बिहार में, बिहार शरीफ, नालंदा के पास है बिहार शरीफ, यहीं पर है। इसके बाद इनके पुत्र, किसके पुत्र? गोपाल के पुत्र हैं धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनाया है। क्या बनाया? विक्रमशिला महाविहार बनाया। ये कहां पर बनाया? ये भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में। और दूसरा बनाया सोमपुरी, सोमपुरी महाविहार, और इसको बनाया पहाड़पुर। कहां पर बनाया? पहाड़पुर। ये बांग्लादेश के नौगांव जिले में है। तो समझ में आया, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी, और कहां पर था? बिहार के भागलपुर में। विकल्प 4 देखिए, आपको भागलपुर दिखाई पड़ रहा होगा। क्लियर? और यह जो है प्रश्न पहले भी परीक्षा में पूछा गया है, और उसको और बेहतर समझना है तो गैमेट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है पीजीटी, इसके वर्ष 2005 के जो हम लोग 5वीं क्लास कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 108 पर जाइए, आपको पूरा विवरण मिलेगा। समझ गए? आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन है 54। चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? विकल्प 1 अतिश, 2 है दीपांकर, श्रीज्ञान, तीसरा है रक्षित, चौथा है शीलभद्र। बताइए किसने स्वागत किया था नालंदा में ह्वेनसांग का? ह्वेनसांग के बारे में सबको पता है, चीनी बौद्ध यात्री था ना। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। और यह जो है आने का उद्देश्य लेकर आया था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, उन सभी स्थानों को देख लिया जाए जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। इसीलिए ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का राजकुमार ना, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। समझ गए? और क्या कहा जाता है? वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि। इसको और कहा महायान देव कहा जाता है, महायान देव कहा जाता है, मोक्ष देव कहा जाता है। किसको? ह्वेनसांग को उपाधियां हैं, और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था किस नाम से? CUकी क्या है? यात्रा वृत्तांत है। किसका? ह्वेनसांग का। परीक्षा में पूछा जाता है। अब जब वो थानेश्वर आया तो थानेश्वर में उसको एक
बौद्ध विद्वान थे। ह्वेनसांग जब आया थानेश्वर तो बौद्ध विद्वान थे जयगुप्त। इन्होंने शिक्षा दी ह्वेनसांग को। थानेश्वर से ह्वेनसांग जब शिक्षा प्राप्त कर लिया तब वो गया वहां से योग शास्त्र की शिक्षा उसको ग्रहण करनी थी। थानेश्वर से शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने के बाद ह्वेनसांग को योग शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करनी थी और योग शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह नालंदा गया। नालंदा में उस समय थे आचार्य शीलभद्र। उन्होंने कहा स्वागतम, आप आए, आपको जो हो योग शास्त्र की शिक्षा में प्रवीण बना दिया जाएगा। और ह्वेनसांग गए हैं, उन्हें योग शास्त्र की शिक्षा मिली है, अर्थात उनका स्वागत किसने किया है? आचार्य शीलभद्र ने, जो आपके पेपर में विकल्प नंबर 4 है, यही करेक्ट विकल्प है। समझ रहे हैं? आइए देख लेते हैं। ह्वेनसांग थानेश्वर में कुछ दिन रुककर जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से शिक्षा ग्रहण किया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन करने गया। उस समय वहां के कुलपति शीलभद्र थे। बात हो चुकी, 23 निकाल देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को उल्लेख करने वाला ह्वेनसांग पहला यात्री था। वह नालंदा में 18 माह तक रुककर आचार्य शीलभद्र से योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तो कठिन परीक्षा देनी होती थी, जिसमें 10 में से 3-4 विद्यार्थी ही सफल होते थे। आइए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या है 55। कारकोट वंश का शासन कहां था? विकल्प 1 है कामरूप, 2 है कश्मीर, 3 है कलिंग में, 4 है उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है कल्हड़ ना। इनकी रचना है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पहली पुस्तक है जिसमें तिथिक्रम इतिहास लिखने का प्रयास किया गया, सफल प्रयास किया गया है। यह एक इसमें महत्वपूर्ण बात है। यह बताता है कि कश्मीर में, कहां पर? कश्मीर में 3 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने? 3 वंशों ने शासन किया था, जिनके नाम है कारकोट वंश, दूसरा है उत्पल वंश और तीसरा है लोहार वंश। लोहार वंश। तो कारकोट वंश ने कहा शासन किया था? कश्मीर पर। विकल्प 2 देखिए, वहां कश्मीर आपको दिखाई पड़ेगा। इसको सही टिक कर लीजिए और अपने जो है आंसर शीट में भर लीजिए, गोला 2 वाला। आइए इसको समझते हैं। कारकोट वंश का शासन कब से कब तक था? 596 ईस्वी से 855 कश्मीर में था। कल्हड़ की राज तरंगिणी में 7वीं सदी से 12वीं सदी तक शासन करने वाले राजवंश और राजाओं का वर्णन होता है, जिसमें बताता है कारकोट वंश होता है 596 से 855 ईस्वी तक। उत्पल वंश होता है 855 से 1003 ईस्वी तक। लोहार वंश होता है 1003 से 1155 ईस्वी तक। कारकोट वंश भी आगे हम लोग देखेंगे। उत्पल वंश में देख लेते जो महत्वपूर्ण चीजें। इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन थे। इसमें एक प्रश्न पूछता है कि महारानी दिद्दा किस वंश से संबंधित थी? तो उत्पल वंश में महारानी दिद्दा थी, जो 980 में शासिका बनी थी। इस वंश की अंतिम शासक थी। उसके बाद लोहार वंश आता है, इसके संस्थापक थे संग्राम राज और इसमें एक शासक थे हर्ष। कौन थे? हर्ष थे। और कल्हड़ इन्हीं का आश्रित था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित था। अंतिम शासक थे इसके जयसिंह, 1128 से 1155। एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए। जयसिंह 1128 से 1155। कल्हड़ का विवरण इसी के समय तक प्राप्त होता है। समझ गए इसका मतलब? इसका मतलब परीक्षा में एक प्रश्न पूछता है कि कल्हड़ का विवरण कहां तक प्राप्त होता है, तो जयसिंह के समय
1128 से 1155, मतलब 12वीं शताब्दी तक विवरण प्राप्त होता है कल्हड़ का। समझ गए? आइए देख लेते हैं कारकोट में राजा शासक कौन कौन रहे हैं। कारकोट वंश की स्थापना की थी दुर्लभ वर्धन ने। उसके बाद शासक हुए थे दुर्लभक, जिनकी उपाधि थी प्रतापादित्य। उसके बाद चंद्रपीड, जिसको वज्रादित्य कहा जाता है। उसके बाद तारापीड, जिन्हें उदयादित्य कहा जाता है। मुक्तापीड ललितादित्य सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद जयापीड या विनयादित्य कारकोट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक। ललितापीड हुए थे। उसके बाद उत्पलपीड, जो कारकोट वंश के अंतिम शासक थे। अब आपके समझ में ये बात आ गई है। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। ऑप्शन 1 है चंदेल ने, 2 है प्रतिहार ने, 3 है चौहान ने, 4 है परमार ने। ना ये बात हो रही है। देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 2 प्रतिहार ने। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को एकता के सूत्र में हर्ष के बाद में किस शासक ने उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधा। तो प्रतिहार था। प्रतिहारों में कौन सा शासक था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश को जानते हैं। इस वंश की स्थापना की थी, संस्थापक थे, कौन था? दिमाग पर जोर डालिए, नागभट्ट प्रथम। मेमोरी को स्ट्रांग करिए। प्रथम थे और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे मिहिर भोज। मिहिर भोज थे और मिहिर भोज ने क्या किया, एक कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष चल रहा था, जिसमें प्रतिहार पाल और दक्षिण की शक्ति राष्ट्रकूट सम्मिलित हो रहे थे। तो इनका जो है पाल शासक थे देवपाल, विग्रहपाल, इनसे संघर्ष हुआ। इसके बाद राष्ट्रकूट शक्ति जो उस समय शासक थे कृष्ण तृतीय थे। इनसे क्या किया मिहिर भोज ने, मालवा छीन लिया। इनसे मालवा छीन लिया। किसने? मिहिर भोज ने इनसे मालवा छीना और कन्नौज को पुनः राजधानी बनाया। कन्नौज को पुनः क्या बनाया? राजधानी बनाया। किसने? मिहिर भोज ने। इसके साथ ही मिहिर भोज ने क्या किया? मिहिर भोज ने जो गुहिलोत थे, गुहिलोत, ये कहां पर थे? जोधपुर में। और गोरखपुर के कलचुरियों, गुहिलोतों और कलचुरियों को मिहिर भोज ने अपना सामंत बनाया और चंदेल शासक उसके अधीन थे। अब इस तरह से देखिए तो अब दिखना शुरू हो गया होगा कि मिहिर भोज कैसे जो है उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। तो ये सब जो प्रयास है, इसी प्रयास से स्पष्ट होता है हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत को एकता के सूत्र में मिहिर भोज ने बांधा। और मिहिर भोज प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। इसीलिए विकल्प 2 प्रतिहार को यहाँ पर सही माना जा रहा है।
आइए एक बार तेजी से देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज प्रथम 836 से 85 ईस्वी के ग्वालियर अभिलेख में आदि बराह, दौलतपुर अभिलेख में प्रभास उपाधियां मिलती हैं। परीक्षा में पूछा जाता है आदि बराह किसकी उपाधि है, तो मिहिर भोज की है। प्रभास किसकी उपाधि है, मिहिर भोज की है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, इसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। देखिए एक और प्रश्न आपके सम्मुख प्रकट हो गया कि भोज प्रथम किसकी उपाधि है। अरब यात्री सुलेमान इसी के शासन काल में भारत आया था। एक बार एक परीक्षा में पूछा गया है कि सुलेमान किस प्रतिहार शासक के समय में भारत आया था, तो सुलेमान आया था मिहिर भोज, जिसे भोज प्रथम, आदि बराह या प्रभास कहते हैं, के समय आया था। उसने भोज प्रथम को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। उसके अनुसार इस राजा के पास बहुत बड़ी सेना है, अन्य किसी राजा के पास उसके जैसी अश्व सेना नहीं है, तो वह इसे अरबों का बहुत बड़ा शत्रु कहता था। जो अरब वासी थे, अरब के निवासी जो यहाँ आते थे, उसका बहुत बड़ा शत्रु था। यह बात सुलेमान कहता है। समझ गए, कौन कहता है, सुलेमान कहता है। आगे देखिए, भोज के शासन की प्रशंसा कश्मीरी कवि कल्लड़ कहता है। अभी चर्चा कल्लड़ की रचना क्या है, राजतरंगिणी है। समझ गए। कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी भाग लिया। इसके समकालीन पाल शासक थे देवपाल, विग्रहपाल थे। संभवतः प्रारंभ में वह देवपाल से पराजित हुआ, परंतु कालांतर में उसने पराजित कर दिया। भोज ने राष्ट्रकूट शासक की स्थिति से मालवा छीन लिया, कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। भोज ने गोरखपुर के कलचुरियों, जोधपुर के गोहिलोतों को अपना मित्र बना लिया, ये उसके सामंत थे। बुंदेलखंड के चंदेल उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। भोज ने चांदी और तांबे के सिक्के भी प्रचलित कराए, जिन पर श्री मदादिराव, श्री मदादिराह माने आदि बराह उपाधि यह सूचित करती है देश को म्लेच्छों माने अरबों से मुक्त करना वह अपना पुनीत कर्तव्य समझता था। इस प्रकार हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत 9वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश मिहिर भोज प्रथम ने उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में सफलता प्राप्त की। एक तथ्य और, स्कंद पुराण के अनुसार भोज ने तीर्थ यात्रा करने हेतु सिंहासन अपने पुत्र महेंद्रपाल को दे दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। समझ रहे हैं ना आप लोग। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है। विकल्प एक, अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया क्लेश से शरीर का अंत। तीसरा, जन भाषा में प्रचार। चौथा, ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति। अहिंसा पर अत्यधिक बल जैनियों ने दिया है। पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत देखते हैं। सत्य अहिंसा, असत्य अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात यहाँ पर होती है। और ये सब में जो इनका दर्शन है, मानते हैं जीव विद्यमान है और चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी जीव की हत्या वो अहिंसा के नियम को खंडित करती है, इसलिए अहिंसा पर अत्यधिक बल देते थे। दूसरा है काया क्लेश से शरीर का अंत, एक करते हैं। जैन दर्शन में एक पद्धति संलेखना है जिसमें आदमी भोजन पानी छोड़ देता है, धीरे धीरे वो जीर्ण शीर्ण होते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त प्रथम जब भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे, वहां पर उन्होंने संलेखना पद्धति द्वारा ही अपना प्राण त्यागा था। समझ गए, ये भी है। जन भाषा में प्रचार, उस समय प्रचलित संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा थी, क्लिष्ट थी, अतः महावीर ने क्या किया,
जन प्रचलित, लोगों में प्रचलित प्राकृत भाषा को, प्राकृत भाषा को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। ईश्वर द्वारा कैवल्य की प्राप्ति, ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते हैं तो कैवल्य या मोक्ष में उसकी भागीदारी कहां से मानेंगे। और कैवल्य, मोक्ष, बंधन और मोक्ष की व्याख्या जीव और कर्म के आधार पर करते हैं, इसलिए वहां ईश्वर का कोई महत्व नहीं है, कैवल्य में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए यही उसका जो है गलत है। करा गलत कौन सा है, तो विकल्प 4 गलत है। इसके बाद भी हम लोग इसकी मोक्ष और बंधन की अवधारणा को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि परीक्षा में और कोई प्रश्न बने। जहां हम लोग अन्य धर्मों में आत्मा की बात करते हैं, वहां पर जैन धर्म क्या बात करता है, जीव की बात करता है। जीव से जब कर्म अज्ञानता के कारण, ड्यू टू इग्नोरेंस, किस कारण से, अज्ञानता के कारण से जब कर्म जीव से जुड़ जाता है तब इनको बंधन कहते हैं, तब वो बंधन में पड़ जाता है। अब बंधन को खत्म करना है तो क्या करना है, कर्मों का प्रवाह जीव की ओर जाने से रोकना है। ये मान लीजिए कर्म है, ये जीव है, तो एक कर्म जीव को प्रवाहित हो रहा है, इस प्रवाह को क्या करना है, इस प्रवाह को रोक देना है। जब जो है, पहले तो समझिए ये जा रहा है, इसको हम देख लेंगे बाद में, जा रहा है तो एक कर्मों के प्रवाह को जाना जो होता है क्या होता है, आश्रव हो गया। जब आश्रव यहाँ प्रभाव आएगा, कर्म इससे जुड़ जाएगा, बंधन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब प्रवाह जा रहा है तो इसको रोकते हैं। इस रोकने को जैन धर्म कहते हैं संवर, संवर। क्या कहते हैं, संवर कहते हैं। अब कर्मों का प्रवाह जीव की ओर जाने से रुक गया, लेकिन जीव में जो पहले से कर्म विद्यमान है उनको तो समाप्त होना है ना। और जो पहले से विद्यमान, पहले से उपलब्ध जो कर्म है वह जब समाप्त होते हैं तो उसको कहते हैं निर्जरा। क्या कहते हैं, निर्जरा। पूछ लगे जैन धर्म निर्जरा किसको कहते हैं, पहले तो रोका जाएगा, संवर हो जाएगा, फिर जो पहले से विद्यमान है उनको खत्म किया जाएगा ना, तो वो हो जाएगा निर्जरा। इसके बाद, निर्जरा के बाद जब जीव में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं तब जीव प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है या कैवल्य प्राप्त करता है। यहाँ पर कहीं ईश्वर दिखाई पड़े, नहीं दिखाई पड़े, कैवल्य प्राप्त करता है। जब उसको कैवल्य मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, तब जीव पार हो जाता अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय की स्थिति में आ जाता है। अनंत चतुष्टय का मतलब होता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। क्या क्या हो जाता है, अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये प्राप्त हो जाता है मोक्ष की अवस्था में जीव को। अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। अगर प्रश्न पूछे अनंत चतुष्टय क्या है, उत्तर आप यहां से बता लेंगे। अब आइए इसको एक बार पढ़ लिया जाए। ईश्वर के संबंध में जैन धर्म के तर्कों को देखा जाए, समझा जाए। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, समझ गए। इसने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसका मानना है कि संसार छा द्रव्यों, कौन कौन से, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, पुतगल व जीव का समुदाय है, समुच्चय है। इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है और न ही इसका विनाश करता है। ये छह द्रव्य शाश्वत और अनश्वर हैं, ये छह द्रव्य। अतः इनसे निर्मित जगत भी मूलतः अनश्वर एवं शाश्वत है। केवल पदार्थों को रूप में परिवर्तन होता, पदार्थ अपना रूप बदलते हैं
और कुछ नहीं होता। परिवर्तन रूपों को देखकर व्यक्ति अज्ञानता से उसे विनाश मान लेता है। संसार में आत्मा के सिवाय कुछ भी असीम नहीं है। यदि आत्मा असीम है तो इससे इतर और कोई असीम कैसे हो सकता है। जैन धर्म कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्मल, सर्वद्रष्टा, ज्ञान संपन्न तथा आनंदमय है, किंतु कर्मों के कारण वह अपना शुद्ध स्वरूप भूलकर संसार के चक्कर में जीवन मरण के कष्ट को उठाती है। यही तो बंधन है। जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन का कारण है। अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इसे आश्रव कहते हैं। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर, समझ गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ना, इन सब का अनुसरण करने पर क्या होता है, कर्मों का बहाव जीव की ओर होने से रुकता है, इसे संवर कहा जाता है। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार कर्म का जीव से वियोग मुक्ति है। कर्म का जीव से वियोग क्या है, मुक्ति है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख से संपन्न हो जाता है कि प्राप्ति कर लेता है। जैन दर्शन में इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। क्या कहा गया है, अनंत चतुष्टय। निश्चित तौर पर आपको जैन दर्शन में ईश्वर की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी हो गई होगी। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया। विकल्प 1 तुर्की में, 2 फारसी में, 3 उर्दू में, 4 पश्तो में। मध्यकालीन भारत का इतिहास मुख्य रूप से फारसी में लिखा गया है, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। मुख्यतः किसमें लिखा गया है, फारसी में लिखा गया है। अंशतः किसमें लिखा गया है, कुछ जो है अरबी में लिखा गया है कि नहीं। फारसी की जो प्रथम रचना है, फारसी भाषा में जो पहली रचना है कौन सी है बताएं, शाहनामा है। क्या है, शाहनामा है। शाहनामा किसने लिखा है, महमूद गजनवी के समय। फिरदौसी का नाम सुना होगा, तो किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। फारसी भाषा की पहली पुस्तक, इसलिए फारसी भाषा का जनक, फारसी भाषा का जनक या फारसी भाषा का जनक फिरदौसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिरदौसी के कहा जाता है, जिसने 1000 छंदों की शाहनामा लिखी थी। किसके कहने पर, महमूद गजनवी के कहने पर। इसलिए से विकल्प आपके समझ में आ गया होगा। आइए पढ़ भी लेते हैं। मध्यकालीन इतिहास लेखन मुख्यतः फारसी भाषा में हुए, हालांकि कुछ पुस्तकों का लेखन अरबी में भी हुआ। परंपरा के अनुसार तारीख तबरी के बल अमी द्वारा किए गए अनुवाद को फारसी में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध प्रथम फारसी ग्रंथ क्या है, फिरदौसी की शाहनामा है। फारसी भाषा का नींव रखने का श्रेय फिरदौसी को दिया जाता है। फारसी भाषा का नींव रखने का श्रेय किसको दिया जाता है, फिरदौसी को दिया जाता है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या है 59, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति आरंभ की। विकल्प 1 है देवराय द्वितीय ने, 2 हरिहर प्रथम ने, 3 है कृष्णदेव राय ने, 4 है तिरुमल ने। अब समझिए, फर्स्ट टाइम जो है
मुसलमान को सेना में किस विजयनगर शासक ने भर्ती किया? यह जो है आपके टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस जितने भी तरह के परीक्षाएं होती हैं यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप समझिए। विजयनगर में शासक थे कौन? ये देखिए देवराय द्वितीय, इसको सही कर लीजिए विकल्प 1। देवराय द्वितीय कब से थे? 1422 से 46 तक। इनके समय जो है बहमनी के सुल्तान थे। कौन थे? बहमनी के सुल्तान, उनका नाम था अलाउद्दीन अहमद या अलाउद्दीन अहमद शाह। इन्होंने 2 बार जो है विजयनगर पर आक्रमण किया और रायचूर दोआब मुख्य समस्या रही है दोनों साम्राज्यों के बीच में। तो रायचूर दोआब में था एक मुदगल का किला, मुदगल का किला, इसको जीत लिया बहमनी जो सुल्तान थे अलाउद्दीन ने। तब आगे का वर्णन फरिश्ता करता है। इतिहासकार कौन है? फरिश्ता हैं। ये बताते हैं कि इसके बाद जो है देवराय द्वितीय ने बहमनी जीतने के लिए एक जांच कमेटी बनाई, जांच समिति बनाई, जांच कमेटी बनाई और इस जांच कमेटी के अनुमोदन पर की सिफारिश पर देवराय द्वितीय ने सेना में 2000 तुर्की मतलब मुसलमान धनुर्धरों की भर्ती की। ये पहला अवसर था जब विजयनगर की सेना में मुसलमानों की भर्ती प्रारंभ हुई। समझ गए? तो उत्तर हम लोगों ने क्या लगाया है? देवराय द्वितीय ने। आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद से 2 बार 1435 और 43 में संघर्ष हुआ। सुल्तान ने देवराय से रायचूर दोआब में स्थित मुदगल किला छीन लिया। फरिश्ता बताता है कि देवराय द्वितीय ने बहमनी पर विजय प्राप्त करने हैं तो एक जांच कमेटी बनाया। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सेना में 2000 मुसलमान तुर्की धनुर्धरों सर्वप्रथम नियुक्ति की। यही तो प्रश्न था। उसने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की अनेक विशेषताओं को अपने सैन्य ढांचे में सम्मिलित किया। देवराय द्वितीय ने सिंहासन के सम्मुख कुरान की प्रति रखवाई। प्रश्न बनता है कि किस विजयनगर शासक ने अपने सिंहासन के सामने कुरान की प्रतियां रखता था? देवराय द्वितीय ने। उसने मुसलमानों को राज्य में मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दी। आप मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। देवराय द्वितीय के बारे में और जानिए जो अगली परीक्षाओं में पूछा जाए। आगामी परीक्षा का मैटर है संगम वंश का महानतम शासक कौन था? देवराय द्वितीय। विजयनगर का नहीं कह रहे हैं हम, विजयनगर में तो महानतम शासक देवराय होंगे, लेकिन उसमें संगम वंश की बात हो रही है। इस शासक के अभिलेख संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त हुए हैं। इसकी प्रजा इसे क्या कहती थी? इमाड़ी देवराय, इमाड़ी देवराय, प्रौध या पुरोधा देवराय, महान देवराय परीक्षा में पूछा जाएगा। इमाड़ी देवराय किसकी उपाधि थी? पुरोधा देवराय किसकी उपाधि थी? महान देवराय किसकी उपाधि थी? तब देवराय द्वितीय पर आप जाएंगे। सामान्य जन उसे हिंदू पौराणिक आख्यानों के दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। प्रश्न बनेगा ना, इंद्र का अवतार किसको माना जाता था? उसके अभिलेखों में उसके लिए गजबेटर एक उपाधि क्या थी? गजबेटर। देख रहे हैं, गजबेटर एक उपाधि थी जिसका मतलब होता है हाथियों के शिकारी करने वाला, हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकारी। देवराय द्वितीय के समय में ही फारसी या पारस का, ईरान का ईरानी राजदूत
अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा की और विजयनगर की प्रशंसा की है। समझ रहे हैं? आगे प्रश्न भी इससे संबंधित मिलेगा। पुर्तगाली यात्री नुनीज के अनुसार देवराय द्वितीय ने क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू, तेनासरीम से कर वसूला था। देवराय द्वितीय का समकालीन गजपति शासक था कपिलेंद्र। उसने राजा मुद्री पर आक्रमण किया, जिसे देवराय द्वितीय ने अपने सेनापतियों के माध्यम से विफल किया। देवराय द्वितीय ने कोंडविंद आंध्र प्रदेश पर विजय करके अपने साम्राज्य में मिलाया। देवराय द्वितीय संस्कृत का निष्णात माने बहुत अधिक जानकार था। उसे 2 संस्कृत ग्रंथों, एक महासुधा निधि, कभी पूछ लिया महासुधा निधि का लेखक कौन है, देवराय, दूसरा बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की करने का गौरव से प्राप्त है। किसका? महासुधा निधि का, और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखने का गौरव इसको प्राप्त हुआ है। उसका झुकाव वीर शैव धर्म से था। शैव में वीर शैव धर्म से था। देवराय द्वितीय के दरबार में 34 कवि रहते थे। इसमें कन्नड़ कवि चामरस, कुमार व्यास, तेलुगु कवि श्रीनाथ, संस्कृत कवि दिनमना प्रमुख थे। और उसने किसको? तेलुगु कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम, ये देखिए कवि सार्वभौम, कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी श्रीनाथ को। और उनका कणिकाभिषेक माने सोने की वर्षा करके ही उनको सम्मान दिया था। विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर के निर्माण की शुरुआत देवराय द्वितीय ने की तथा तिरुवरियूर मंदिर में पुनः पूजा प्रारंभ की। उसने समुद्र व्यापार हेतु लक्ष्मण लक्कना उसके मंत्री थे को नियुक्त किया था। और लक्ष्मण को दक्षिण समुद्र का स्वामी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछे कि दक्षिण समुद्र का स्वामी किसे कहते हैं, तो लक्ष्मण को लगाना, इसे लक्कना कहा जाता है। राज्य की आय बढ़ाने हैं देवराय द्वितीय ने राज्य में स्थित बंदरगाहों से कर वसूली की व्यवस्था की। राज्य में बंदरगाहों से फर्स्ट टाइम कर वसूली करने की व्यवस्था किसने की? तो देवराय द्वितीय उसमें उत्तर में आएगा। अब आपको देवराय द्वितीय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आएगा तो आप निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। यहाँ पर 2-3 प्रश्न तो आते ही रहते हैं। अब्दुल रज्जाक वाला आता है, किसके समय में आया ना, इन सब तरह की बातें होती रहती हैं। आगे आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 60 में। शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 है धार्मिक सहिष्णुता, नंबर 2 है धार्मिक असहिष्णुता, तीसरा है जजिया कर से पुनः शुरुआत करना, चौथा अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति क्या करना? असहिष्णुता। देखिए शेर शाह की बात हो रही है और शेर शाह क्या था? ये था धर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ सुन्नी था, धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था। लेकिन उसने अपनी प्रजा के लिए, जो प्रजा थी उसके लिए उसने धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इसमें देखिए विकल्प 1 है धार्मिक सहिष्णुता, एक करेक्ट विकल्प है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति कैसे अपनाई थी? उन्होंने क्या किया? हिंदुओं को भी सहूलियतें प्रदान की, सुविधाएं प्रदान की और कई करों से मुक्त किया। समान शिक्षा की व्यवस्था हिंदुओं के लिए भी की, समान न्याय की व्यवस्था हिंदुओं के लिए भी की और शाही सेना में हिंदुओं को भी महत्वपूर्ण पद दिए। आपकी पीजीटी परीक्षा में एक बार पूछा गया है ब्रह्मजीत गौड़ कौन है? आपकी पीजीटी में पूछा गया है। तो ब्रह्मजीत गौड़ जो है शेर शाह के सेनापति थे, जो हिंदू थे। समझ में आया? इसके अलावा आप लोग जानते हैं शेर शाह सराय के निर्माण में प्रसिद्ध था। सराय में अब समझिए हिंदुओं के रहने के लिए अलग मकान थे, मुसलमानों के रहने के लिए अलग मकान थे।
हिंदुओं की सेवा परिसर अलग थे, मुसलमानों के परिसर अलग थे। यहाँ तक कि उसने हिंदुओं के लिए हिंदू रसोइये, मुसलमानों के लिए मुसलमान रसोइयों की व्यवस्था की थी। इसलिए इन सब तथ्यों और तर्कों से यह प्रमाणित होता है कि शेरशाह की धार्मिक नीति धार्मिक सहिष्णुता की थी। समझ में आया? तो एक बार पढ़ के फिर से देख लेते हैं। शेरशाह एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था, किंतु उसकी अपनी प्रजा के प्रति धार्मिक नहीं थी, धार्मिक सहिष्णुता की थी। उसने हिंदुओं को अनेक सुविधाएं प्रदान की तथा उन्हें अनेक करों से मुक्त किया। उसने सबको समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया। योग्यता के अनुसार हिंदुओं को भी शाही सेना में नियुक्त किया। ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह का सबसे योग्य सेनापति था। उसने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों के लिए समान न्याय की व्यवस्था की। सरायों में हिंदू तथा मुसलमानों के ठहरने के लिए मकान बनवाए थे। दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थापक और रसोइयों की व्यवस्था की। क्लियर? आगे प्रश्न नंबर 61 है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं? विकल्प 1 है छोटा नागपुर, 2 है चिरंद, 3 है चुनार, 4 है मास्की। सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? सही उत्तर होगा मध्य गंगा घाटी में हम लोग जब नवपाषाणिक स्थल की खोज करते हैं तो हमको छपरा से एक महत्वपूर्ण स्थल मिलता है, चिरांद। कौन सा मिलता है? चिरांद मिलता है। यहां चिरांद से हमको हड्डियों एवं सींगों से निर्मित उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? बहुतायत में, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसमें देखिए विकल्प 2 में आपको चिरंद लिखा है, यही छपरा का चिरांद है। बिहार में छपरा में पाया जाने वाला चिरांद है। आइए और चीजें समझते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद से बहुत अधिक मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरणों में छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बांस बल्ली की सहायता से झोपड़ियां बनाते थे। यहाँ के लोग चावल से परिचित थे। खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण बात है, ताम्रपाषाण युग के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब दो संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, ताम्रपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन। यहाँ के उपकरणों में पालिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े भी प्राप्त हुए हैं। यह स्थल छपरा बिहार में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य गंगा घाटी के 2 और महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक है बरूडीह सिंहभूमि जिले में स्थित बरूडीह है। दूसरा उड़ीसा में कुचाई है। परीक्षा में पूछा है, कुचाई से आप परिचित हैं। नवपाषाणी का स्थल पूरा पाषाणी का सब विकल्प में दिया था। उड़ीसा में कुचाई है, एक नवपाषाण कालीन का स्थल है। आइए प्रश्न है 62 है, किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया? विकल्प 1 है देवराय द्वितीय, 2 है कृष्णदेव राय, तीसरा हरिहर, चौथा है बुक्का। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, तो ये जो अब्दुल रज्जाक है, रज्जाक ये कहाँ का है? फारस का है ना, पारसी है ना। और यह जो है वहां के शासक थे शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में। शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में आया था कालीकट के जमोरिन के पास। जमोरिन, कालीकट के जो शासक थे उनकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उनके पास आया था। और इसके बाद वो जो है 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय शासक थे। विकल्प 1 में जो दिए गए हैं यही शासक थे। इन्हीं के समय वो आया था विजयनगर, और विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर की, उस नगर की सिटी की अत्यधिक प्रशंसा की है। कहा वह अब्दुल रज्जाक कहता है
कि यह इतना सुंदर नगर है जिसे इससे पहले न उसने आंखों से देखा है न कानों से सुना है। समझ गए? ये परीक्षा में बार बार पूछता है। देखिए 2004 में पूछा है पीजीटी में, 2005 में पीजीटी में, इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, क्वेश्चन नंबर 124 या 2005 में क्वेश्चन नंबर 70 पर आपको व्यापक रूप से उसके बारे में बताया गया है, वो मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 63 है, निकोल मनुची जिसने औरंगजेब के शासन काल का विवरण दिया है निवासी था। ऑप्शन 1 है मोरक्को, 2 है लिस्बन, 3 है रोम और 4 है वेनिस। तो हम लोग निकोलो मनुची की बात कर रहे हैं। तो मनुची जो है ये वेनिस कहाँ है? इटली में। अगर विकल्प में वेनिस के जगह पर इटली भी देता तो यही उत्तर मारना था। समझ गए? इसलिए विकल्प 4 इसमें वेनिस को करेक्ट विकल्प रूप में चुनिए। ये जो है इटली में का निवासी था और 14 वर्ष की अवस्था में घर से भाग करके आया था। जो जहाज पानी का आ रहा था उसके ड्रेक में छुप गया और भारत चला आया। अब समझिए, भाग कर आया था। और यह जब जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था औरंगजेब उनके भाइयों के मध्य, तो यह दारा सिकोह के साथ में युद्ध में तोपची का काम किया था और सामूगढ़ के युद्ध में भाग लिया था। अगर प्रश्न पूछे तो ये भी पता होना चाहिए, सामूगढ़ के युद्ध में इसने भाग लिया था और उत्तराधिकार के युद्ध का आंखों देखा विवरण, क्यों वहां उपस्थित था तो आंखों देखा विवरण करेगा। जैसे आज के पत्रकार आंखों देखा विवरण करते हैं, वैसे मनुची ने किया है। इसके बाद वो जो है चला जाता है कहां पर? जयसिंह के पास। और एक जो है संधि के बारे में आपको पता होगी, जो 1665 ईस्वी में हुई थी, इसको कहते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि बताइए किसके किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के द्वारा नियुक्त जयसिंह द्वारा हुई थी ना। जयसिंह और शिवाजी के मध्य इस समय भी जयसिंह की ओर से मनुची उपस्थित था। उसके बाद मनुची ने जो है क्या किया? चिकित्सक का पेशा अपनाया बाद में, और एक पुस्तक लिखी है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती रहती है मनुची की, वह है हिस्टोरियो। देख लीजिए, द मोगोर, ये है मनुची की पुस्तक। पूछेगा हिस्टोरियो द मोगोर की रचना किसने की? आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है, पीजीटी में पूछा जा चुका है, अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसकी रचना की निकोलो मनुची ने। इसको 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण कहा जाता है। यह भारत का इतिहास लिखा है, भारत के इतिहास का दर्पण है। 17वीं शताब्दी में चल रहा था, वह शीशे की तरह देख करके वर्णन कर रहा था। समझ गए? इसके लिए क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है। आइए, वेनिस इटली का मूल निवासी था निकोलाओ मनुची। 14 वर्ष की आयु में वेनिस से भागकर एशिया मायने में फारस से होते हुए जहाज के होल्ड में छिपकर भारत आया। मनुची दारा सिकोह की सेना में तोपची था। सामूगढ़ के युद्ध में वह सम्मिलित हुआ था। वह शहजादों के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। उसके बाद वह जयसिंह की सेवा में चला गया। 1665 की पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। संधि के बाद शिवाजी ने मनुची को मराठा सेना में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। वह गोवा चला गया, जहां उसने पुर्तगालियों के दूत के रूप में कार्य किया। पुर्तगालियों ने उसे संत जागो के पुर्तगाली संगठन का
सूरवीर और नाइट की उपाधि दी। कुछ समय बाद मनुची पुर्तगाली कार्मेलाइट भिक्षु का भेष धारण करके वहां से भाग गया। गोवा में कुछ दिन तक था, फिर उसने एक भिक्षु का भेष धारण किया, वहां से भाग कर कहा लाहौर चला गया और वहां पर नकली चिकित्सक का पेशा अपना लिया। उसने शाह आलम की पत्नी का उपचार किया। 1678 में जब शाह आलम दक्षिण का सूबेदार बना तो मनुची इस बार दक्षिण आधिकारिक चिकित्सक के रूप में गया। मनुची की पुस्तक स्टोरियो द मोगोर को 17वीं शताब्दी का दर्पण की संज्ञा दी जाती है। क्लियर हुआ? आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन है 64 है, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? विकल्प 1 है मौर्य युग, 2 है कुषाण युग, 3 है गुप्त युग, चौथा है सातवाहन युग। गुप्त युग में जो चहुमुखी विकास हुआ था, चहुमुखी माने जितने क्षेत्र थे, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासकीय हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्रों में चरमोत्कर्ष रूप में एक विकास हुआ था। इसी विकास के आधार पर गुप्त युग को कहते हैं स्वर्ण युग। इसी कारण गुप्त युग कहते हैं पेरिक्लीन युग। इसी कारण गुप्त युग को कहते हैं क्लासिक युग, क्लासिकल युग। समझ गए गुप्त युग को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? विकल्प इसमें आपका 3 वाला सही है। और बेहतर समझना है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल गैमेट स्टडी सेंटर की जो प्लेलिस्ट है पीजीटी में वर्ष 2000 का वीडियो लगा लीजिए, तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 75 पर चले जाइए। आपको जिन जिन क्षेत्रों में जो जो विकास हुआ है गुप्त काल, उसको सीक्वेंस से, क्रम से स्पष्ट रूप से दिया गया है, वहां पर आप जाइए, आपके ज्ञानवर्धन होगा। प्रश्न है 65 है, फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ की? विकल्प 1 देवेंद्रनाथ टैगोर ने, 2 है मौलाना आजाद ने, 3 है राजा राममोहन राय और 4 है सर सैयद अहमद खान ने। 1821 में बंगाली में राजा राम मोहन राय ने, ये देखिए विकल्प 3 है, यही सही है। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? 2 पत्रिका निकाली थी। एक है संवाद कौमुदी, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। दूसरा है प्रज्ञा का चांद। ये बात कब की है? 1821 की। फिर 1822 में आई है, उन्होंने जो है फारसी में निकाला एक पत्रिका जिसका नाम है मिरात उल अखबार, और दूसरा निकाला अंग्रेजी में जिसका नाम क्या है? ब्राह्मणिकल क्रॉनिकल। ब्राह्मणिकल क्रॉनिकल, समझ रहे हैं इसका क्या नाम है? ब्राह्मणिकल क्रॉनिकल। तो इससे आपकी क्लियरिटी बन रही होगी कि फारसी में मिरातुल अखबार निकाला और ब्राह्मणिकल क्रॉनिकल निकाला 1822 में। किसने निकाला? राजा राममोहन राय ने। अब और बेहतर जानना है तो प्लेलिस्ट पीजीटी 2004 पर जाइए, चौथी क्लास के क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए, आपकी स्पष्टता और बढ़ेगी और बेहतर होगी। समझ गए? अगला प्रश्न है 66 है, श्रेणी कहते थे। विकल्प 1 है समाज के एक वर्ग को, विकल्प 2 है सैनिकों के पद का नाम है, 3 है आभूषण है, 4 व्यापार संघ है। तो हुआ क्या है कि आप जब हम लोग
200 BC से 300 AD के बीच में पढ़ते हैं, उस समय जब व्यापार का अर्थव्यवस्था का स्वर्णयुग होता है, तो उस समय हम लोग देखते हैं शिल्पियों एवं व्यापारियों का एक संघ या संगठन दिखाई पड़ता है। यही संघ या संगठन क्या है? श्रेणी है। समझ में आया? और जो इसके प्रमुख होते हैं, ये लोग इनको प्रमुख बनाते हैं। समझ रहे हैं? जो इनके प्रमुख होते हैं इनको श्रेष्ठिन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठिन कहते हैं। कहीं कहीं पर इनका नाम शेट्टी मिलता है और कहीं कहीं ज्येष्ठक। अगर ये पूछे श्रेष्ठिन या शेट्टी या ज्येष्ठक कौन है, इस श्रेणी के प्रमुख हैं। इन श्रेणियों का एक कार्यालय भी होता है, समझ रहे हैं, जिसको निगम कहते हैं। इन श्रेणियों का व्यापार करने का नियम होगा ना, कानून बनेगा, नियम बनेगा, ये उस नियम के अंतर्गत व्यापार करते हैं। इस नियम को कहते हैं श्रेणी धर्म। और अगर आपस में विवाद होता है तो इनका न्यायालय भी होता था। उसी न्यायालय में उसका निपटारा किया जाता था। इसके जो प्रमुख होते हैं उन्हें महाश्रेष्ठी कहा जाता है। महाश्रेष्ठी कौन है? न्यायालय और विवाद समापन करने के लिए जो अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, वह महाश्रेष्ठी होते हैं। ये श्रेणियां व्यापार करती हैं, ऋण देती हैं, दान देती हैं। इन्हीं श्रेणियों के संबंध में अच्छे निधि भी आता है। तो अब इस सब से आपके समझ में आ गया होगा श्रेणी क्या है? व्यापार संघ है। ऑप्शन 4 इसमें सही है। आइए पढ़ लेते हैं। शिल्पियों व्यापारियों के संघ या संगठन को श्रेणी कहा जाता है। सातवाहन काल में इन्हें कुलिक या निगम कहा गया। श्रेणी का प्रधान श्रेष्ठिन, शेट्टी या ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी कार्यालय को निगम या सभा बोला जाता था। श्रेणियां अपने अपने व्यापारिक नियम बनाती थी, जिन्हें श्रेणी धर्म कहा जाता था। श्रेणियां अपने सदस्यों से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय भी करती थी। श्रेणियों के अपने मुहर या सिक्के होते थे। श्रेणियां अपने नाम से दान भी देती थी। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी होता था। मरणोत्तर काल विशेषकर सातवाहन और कुषाण काल में शिल्प, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य अपनी उन्नत स्थिति में था। ऐसे में व्यापारिक श्रेणियों में स्थायित्व देखने को मिलता है। लोगों के इन पर विश्वास था। इन श्रेणियों के पास अच्छे निधि मतलब अस्थायी पूंजी थी, ये जमा करते थे, अच्छे निधि जमा करते थे। सातवाहन काल में पहली बार व्यापारिक श्रेणियों के पास अच्छे निधि जमा करने का अभिलेखों में प्रमाण मिलता है। अच्छे निधि को किसने प्रारंभ किया? सातवाहन उत्तर में आएगा। इस जमा की गई पूंजी पर श्रेणियां एक निश्चित ब्याज 9 से 12% वार्षिक देती थी और इस पूंजी का अपने व्यवसाय के विस्तार में विनियोग करती थी, उपयोग करती थी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 67। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? विकल्प 1 है चिंगतू, 2 है चिनलिन, 3 है इंतु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोतों की चर्चा करते हैं तो उसमें साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण पर बात करते हैं। उसी विवरण की कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं तो चीनी यात्री आते हैं और चीनी यात्री भारत को कहते हैं इंतु। क्या कहते हैं? इंतु। अब देखिए विकल्प 3 देखिए, इंतु है। इन चीनी यात्रियों में 3-4 लोग बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। फाहियान, सुंगयुंग, ह्वेनसांग, इतसिंग। तो आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण विशेष उपयोगी हैं। ये चीनी यात्री
बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा, बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। वह भारत का उल्लेख इन तू नाम से करते हैं। इन चार के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक है फाहियान, दूसरा है सुंगयून, तीसरा है ह्वेनसांग, चौथा है इत्सिंग। फाहियान जो है गुप्त शासक, क्या नाम था, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य है, कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए थे। सुंगयून जो है 518 ईस्वी में भारत आए थे। ह्वेनसांग के बारे में पता ही है, हर्ष के समय में आए थे। उसके बाद इत्सिंग आए थे 7वीं शताब्दी में। इन लोगों ने भारत का विवरण, ह्वीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है, ह्वेनसांग ने सियुकी नामक पुस्तक लिखी है जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 68। 1863 में रॉबर्ट बूशफ्रूट को हस्त कुठार मिला था, एक बदमदुरई से, 2 अरितपक्कम से, 3 पल्लवरम से, 4 संगनकल्लू से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके सम्मुख नया प्रश्न नहीं आ रहा है, इससे पहले भी पूछा गया है। तो रॉबर्ट बूशफ्रूट ने जो हस्त कुठार माने हैंड एक्स प्राप्त किया था, वह मद्रास के पास एक स्थान है, मद्रास के पास, वो कौन सा है, पल्लवरम। पल्लवरम, आप देखिए आपके पास ऑप्शन है 3 है, पल्लवरम यही सही उत्तर है। पल्लवरम से प्राप्त किया था, और यह जो है इसको प्राप्त करने के बाद से ही भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का प्रारंभ होता है। प्रागैतिहासिक अध्ययन का श्री गणेश 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट द्वारा हैंड एक्स पल्लवरम में प्राप्त करने के बाद से शुरू होता है। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफूट को क्या कहते हैं, भारतीय प्रागैतिहास का जनक, क्या कहते हैं, भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहते हैं। इसी कारण से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, प्लेलिस्ट पीजीटी 2005 के तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 67 को फिर से देख लेना है, वह इसलिए आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाए। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 69। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। विकल्प है गृतसमद ने, विकल्प 2 है कण्व ने, विकल्प 3 है विश्वामित्र ने, विकल्प 4 है वशिष्ठ ने। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है। इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। इसमें मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं। ऋचा सूक्त वो सब देखते रहिएगा, हम लोग मंडल पर चलते हैं। 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 ये प्राचीनतम है, समझ रहे हैं। ये आए, उसके बाद 8वां आया, फिर 9वां मंडल आया, फिर पहला मंडल आया, फिर 10वां मंडल आया। ये 10वां सबसे नवीन है। क्लियर। ये जो 2 से 7 मंडल हैं, इस मंडल को ऋषियों ने लिखा है, ऋषियों के वंश ने लिखा है, उनके कुल ने लिखा है, इसलिए इसको कहते हैं वंश मंडल, इसको कहते हैं कुल मंडल, इसको कहते हैं गोत्र मंडल, इसको कहते हैं ऋषि मंडल। 2 से 7 को। और जो मंडल 2 है, मंडल 2 है, इसकी रचना की है गृतसमद ने।
जिसको प्रथम अभियंता कहा जाता है। तो मंडल 3 है, इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। और देखिए आपके विकल्प 3 में तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र विकल्प के रूप में विद्यमान है, यही करेक्ट विकल्प है। आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, क्लियर कट। ऋक का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद का तात्पर्य ऐसे संग्रह से है जो छंदों एवं चरणों से आबद्ध है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ये भी प्रश्न बनता है कब हुई थी, कहां पर हुई थी। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी है, इसमें कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन हैं। इन्हें वंश मंडल, कुल, गोत्र या ऋषि मंडल कहा जाता है। इसके पश्चात 8वां, 9वां, फिर प्रथम मंडल जोड़े गए हैं। प्रथम एवं 10वां मंडल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात यह नवीनतम मंडल है। सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए क्या है, नवीनतम मंडल है। अब आइए देख लेते हैं दूसरे से 7वें का जो मंडल है उसकी रचना किस ऋषि ने की है। अभी तो परीक्षा में तीसरा पूछा है, किसी दिन चौथा पूछ लिया, 5वां पूछ लिया, इसलिए उसको जानना जरूरी है। तो द्वितीय मंडल की गिरत समद ने की है ऋषि ने, इनको विश्व का प्रथम अभियंता कहा जाता है। तृतीय मंडल जिसके रचयिता किसने को विश्वामित्र, प्रथम धर्म गुरु माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने की थी, जो सविता या सूर्य देवता को समर्पित था। क्लियर। चतुर्थ मंडल की वामदेव ने की है। पंचम मंडल की अत्रि ने की है। षष्टम मंडल माने 6वें की भरद्वाज ने की है। सप्तम माने 7वें की वशिष्ठ ने की है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दूसरा मंडल रचनाकार गिरत समद, तृतीय मंडल रचनाकार विश्वामित्र, चतुर्थ वामदेव, पंचम अत्रि, षष्टम भरद्वाज, सप्तम वशिष्ठ। प्रथम मंडल से संबंधित ऋषि कौन कौन से, मधुकच्छंदा, दीर्घतमा, मेधातिथि और अगस्त्य हैं। इस मंडल के 50 सूक्त कर्ण ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इस मंडल के ऋषियों को सतः चिन्ह, सत्य चिन्ह कहा गया है। अष्टम मंडल के रचयिता कर्ण और अंगरीश द्वारा की गई है, इसके रचयिता कर्ण और अंगरीश हैं। नवम मंडल 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित किया गया है। इसे क्या कहते हैं, सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल के ऋषियों को पावमान्या की संज्ञा दी गई है। दसम मंडल से संबंधित ऋषि कौन कौन से हैं, त्रित, विमद, श्रद्धा, कामायनी आदि हैं। इस तरह से ऋग्वेद के 10वें मंडल संबंधित कोई इस तरह प्रश्न आते हैं रचनाकार के, आप सही कर ले जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 70 है, अवध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। विकल्प 1 रामायण, 2 महाभारत, 3 ऋग्वेद, चौथा अथर्ववेद। अवध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। आइए देखते हैं। वैदिक साहित्य मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अवध्या का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में ही तक्षक नामक व्यक्ति को वैशालेय अर्थात वैशाली का निवासी बताया गया है। यजुर्वेद संहिता में काम्पील संभवतः पंचाल की राजधानी काम्पिल ही रही होगी। इस तरह से अवध्या, वैशाली और काम्पिल की जानकारी हमको मिलती है। आइए प्रश्न है 71 है, नाडु क्या था। विकल्प 1 है 1 चांदी का सिक्का, 2 है संगीत का स्वर, 3 है 1 राजस्व अधिकारी, 4 है 1 प्रशासनिक विभाग। तो नाडु को समझना है तो चोल साम्राज्य में जाइए। तो जो साम्राज्य था चोलों का वो बटा था मंडल में, मंडल बटा था कोट्टम,
या बलनाडु में, बलनाडु बचा था नाडु में, नाडु कुर्रम में, कुर्रम विभाजित था गांव में, ग्राम में, और जो नाडु था जिला था, जनपद था, एक प्रशासनिक इकाई थी ना। एक कह रहा है विकल्प चौथा देखिए, एक प्रशासनिक विभाग, तो नाडु क्या था, एक प्रशासनिक विभाग था। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभाग, केंद्रीय शासन 6 मंडल में। उसके बाद कोट्टम या बलनाडु जो आज के कमिश्नरी की तरह है, नाडु जो वर्तमान जिला जनपद की तरह था, इसकी स्थानीय सभा को नाटूर या नट्टार कहते थे। इसके बाद कुर्रम आता है जो ग्राम समूह था, फिर ग्राम प्रशासन आता है, चोलकालीन ग्राम स्वायत्त शासन जो कुलोत्तुंग प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख में मिलता है, वह सबसे प्रशंसनीय विशेषता थी, विलक्षण विशेषता है, विशिष्ट विशेषता है चोल प्रशासन की। आइए, लंका को पूर्ण रूप से जीता। नंबर 1 राजराज प्रथम ने, विकल्प 2 है राजेंद्र प्रथम ने, 3 है परांतक ने, चौथा राजेंद्र द्वितीय ने। बताइए किसने जीता? लंका माने सिंघल पर विजय का प्रयास तो राजराज प्रथम ने शुरू किया था, लेकिन वह उसके उत्तरी भाग पर ही विजय कर पाए थे। पोलनरुआ को राजधानी बनाए थे, जगन्नाथ मंगलम, ये सब देखेंगे। इसके बाद इनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने लंका की पूर्ण विजय की। पूर्ण विजय, पूर्ण विजय का मतलब था वहां के जो राजा थे लंका के या सिंघल के, महेंद्र पंचम, इनको बंदी बना लाया और बंदी बनाकर अपनी राजधानी लाए। 12 वर्ष तक इनकी राजधानी में ही महेंद्र पंचम की मृत्यु हुई थी। इसलिए कहता है पूर्ण रूप से जीता, ये ध्यान देना है। तो राजेंद्र प्रथम ने पहली बार आक्रमण किया, तो राजराज प्रथम ने। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही है। आइए समझ लेते हैं। राजराज प्रथम 985 से 1014 शासनकाल ने सर्वप्रथम केरल के विरुद्ध अभियान किया। अभी केरल की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर सलेकल मरुत, कांडलूर सलेकल मरुत की उपाधि धारण की। उसके बाद पांड्य, केरल की हो गया, पांड्य की बारी आई। पर आक्रमण कर पांड्य नरेश अमर भुजंग को पराजित कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में जय गोंड की उपाधि ली। किसने? राजराज प्रथम ने। सिंघल माने लंका नरेश महेंद्र पंचम जो केरल और पांड्य राजा का मित्र था और चोलों से उसके संघर्ष में उन्हें सहायता दिया था, से क्षुब्ध होकर राजराज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। कहां पर किया? सिंघल के उत्तरी भाग पर। और विजय के उपलक्ष्य में उपाधि ली सिंगलांतक की। राजराज प्रथम ने सिंगलांतक की उपाधि धारण की। उत्तरी सिंघल राज्य का नाम रखा मामुंडी चोल मंडलम। क्या नाम रखा? मामुंडी चोल मंडलम नाम रखा। और पोलन्नरुआ, पोलन्नरुआ को उसकी राजधानी बनाया और पोलन्नरुआ का नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। अब आप समझो, उपाधि तो सिंगलांतक ली, लेकिन जिस उत्तरी भाग पर कब्जा किया था उसका नाम रख दिया मामुंडी चोलपुरम, चोल मंडलम। फिर उसकी राजधानी पोलन्नरुआ को बनाया और पोलन्नरुआ का नाम क्या रख दिया? जगन्नाथ मंगलम। ये कहानी थी राजराज प्रथम तक की। उसके बाद राजेंद्र चोल ने अपने शासन के 5वें वर्ष 1017-18 सिंघल विजय का कार्य पूर्ण किया। इससे पहले राजराज प्रथम ने सिंघल को उत्तरी भाग अधिकार किया था। राजेंद्र प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण कर सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित कर बंदी बना लिया और चोल राज्य में 12 वर्ष तक बंदी जीवन व्यतीत करते हुए
महेंद्र पंचम की मृत्यु हो गई थी। समझ में आया? आगे बढ़े। कालांतर में कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 तक के समय में सिंघल के विजय बाहु ने विद्रोह किया, चोल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। कुलोत्तुंग प्रथम ने इस स्थिति को स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दिया। सिंघल के संबंध में 3 लोग जुड़े हुए हैं, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। ये आप समझते रहिए। अगला है प्रश्न 73 है, विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? विकल्प 1 था राजपूतों की अस्थायी सेना का अभाव, दूसरा राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, तीसरा आक्रमणकारियों की सैनिक शक्ति, चौथा था तुर्की में धार्मिक जोश। तो तुर्की आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था, गोरी का आक्रमण हुआ था, उससे जो है राजपूत अपने बचा के नहीं सके। उसका मुख्य कारण क्या था? ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन वह कारण जो इन सभी कारणों की व्याख्या करता है वह है राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव। विकल्प 2 है। कैसे है आइए समझते हैं। जब जो है तुर्की आक्रमण हुआ, गोरी का हुआ, गजनवी का हुआ, उस समय भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। प्रत्येक राज्य जो है एक दूसरे पर अधिकार करके अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। आपस में साम्राज्य राज्य विस्तार के लिए प्रतिद्वंदिता थी। इसलिए जब विदेशी आक्रमण हुए तो संयुक्त होकर के उनका मुकाबला, उनका सामना नहीं किया गया। यद्यपि महमूद गजनवी के समय तो यह दिखता भी है कुछ मुकाबला किया गया, लेकिन गोरी के समय इस तरह के कोई प्रयास नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात, जब जो है ये राजनीतिक एकता नहीं है, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तो सीमांत के वह क्षेत्र जहां से विदेशियों के, तुर्कों के आने की संभावना अधिक है, उस क्षेत्र की सुरक्षा का, रक्षा का विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फलतः विदेशी आक्रमणकारियों के आने में सुविधा प्राप्त हुई। दूसरी बात थी। तीसरी बात, राजनीतिक एकता के अभाव के कारण सामंतीकरण हुआ। सामंतीकरण होने के कारण आर्थिक या अर्थव्यवस्था थी, वह सब जो है सामंतों और राजा में बंटने लगा। इससे राजा की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण राजा क्या किए? सेना नहीं रख पाए, ज्यादा से ज्यादा अपने सैन्य संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, और राजनीतिक एकता के अभाव के कारण जो है इन लोगों ने जो है मुकाबला नहीं कर सके। दूसरा क्या था, इसके अतिरिक्त उनकी जो रण कौशल पद्धति थी, तुर्कों की रण कौशल पद्धति एवं अस्त्र शस्त्र ये सभी भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ थे। क्यों? देखिए, भारतीयों में लड़ाई के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था, वो लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे। घोड़ों से किसी क्षेत्र में तेजी से आक्रमण करिए, जीत गए, अगर नहीं जीतते तेजी से भाग जाते थे। दूसरा, जो घोड़ा प्रयोग भी करते थे उनमें देखिए चमड़े की जीन लगी होती थी, और भारतीय चमड़े को अपवित्र मानता था तो कपड़े की जीन लगाता था जो मजबूत नहीं होती थी, उस जीन को मजबूत नहीं होती थी। और जो है भारतीय घोड़े पर जो है बैठ करके धनुष चलाने में श्रेष्ठ नहीं थे, जबकि वह दौड़ते हुए घोड़ों में रकाब के कारण वो जो है
युद्ध में धनुष चलाने में बहुत पारंगत थे। तीसरा जो उनकी ढाल थी वह लोहे की बनी थी, अतः आक्रमण से उनको सुरक्षा प्रदान करती थी। चौथा उनके जो घोड़े थे तुर्कों के, उनके पैरों में नाल लगी, लोहे की नाल लगी होती थी, इससे उनके पैर कम क्षतिग्रस्त होते थे, घोड़े कम बीमार होते थे, जबकि भारतीयों में यह सुविधा नहीं थी, अतः इनके घोड़े जल्दी बीमार होते थे, मर जाते थे, तो घोड़े की कमी का सामना करना पड़ता था। दूसरा जो इनके तीर थे, छोटे थे, जिसे नावक कहते थे, वे तेज प्रहार और लक्ष्य भेदन में सक्षम थे। इस तरह दूसरा क्या था कि युद्ध के प्रति भारतीयों और तुर्कों की मनोवृत्ति अलग अलग थी। भारतीय जो है युद्ध को, जय पराजय को अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते थे। अगर वो युद्ध में हार जाते थे तो आत्मदाह जैसी गतिविधियां करते थे, जबकि तुर्क जो युद्ध में हारने के बाद उसका विश्लेषण करते थे और नए सिरे से तैयारी करके फिर आक्रमण करते थे। समझ गए? इस तरह की मनोवृत्ति। तीसरा क्या था कि भारतीय समाज जो है विभाजित था, जातियों में, वर्णों में श्रेष्ठता की भावना थी, छुआछूत की भावना थी और भावना थी, इसलिए वो एकताबद्ध नहीं हो सके। और दूसरा क्या था कि भारतीय जो है संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त थे और वो जो है राजपूत विदेश नहीं जाते थे, विदेश नहीं गए तो वहां से जो है संस्कृत ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान, शस्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके। फिर जब तुर्क आए तो उनके सामने ये धराशायी हो गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुर्कों की जो विजय थी भारत में, वह उनके राजनैतिक, सैनिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति की विजय थी। समझ गए? उत्तर आपने सही लगा लिया है। थोड़ा सा जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें जो हमने बातें की है वही सब बातें यहाँ पर दी गई हैं। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तैमुजिन का नाम मंगोल आक्रमणकारी इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तैमुजिन, विकल्प एक अहमद शाह अब्दाली, 2 है तैमूरलंग, 3 है चंगेज खां, चौथा है हलाकू। तो तैमुजिन तो ये है चंगेज खां। इनका 1221 में इल्तुतमिश के समय आक्रमण की संभावना थी, जो नहीं हुई। इसको देखते हैं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में मंगोल आक्रमणकारी तेमुचिन चंगेज खां ने सिंधु नदी के तट पर आया। वह 3 माह तक सिंधु नदी के आसपास मंडराता रहा। चंगेज खां स्वयं को खुदा का कहर कहता था, उसे महान एवं स्थापित भी कहा गया है। दरअसल इसी समय चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शाह के ऊपर आक्रमण किया। ख्वारिज्म कैस्पियन सागर के तट पर भाग गए। वहीं उनका पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी भागकर भारत पहुंचा। उसने इल्तुतमिश से के पास शरण मांगने हैं तो अपने दूत आइनुल मुल्क को भेजा। उधर चंगेज खां उनका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया। इल्तुतमिश अब वो आ गया तो इल्तुतमिश ने क्या किया, जलालुद्दीन मकबरनी के दूत की हत्या करवा दी और चंगेज खां को पत्र लिखा कि यहाँ की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। तो वही सिंधु नदी से वो वापस चला गया। तो मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को जो नुकसान होने की संभावना है थी, उससे इल्तुतमिश ने बचा लिया। आगे चलें। क्वेश्चन है 75 है। शाह तुर्कान थी, एक है बलबन की पत्नी, दूसरा है मुल्तान का गवर्नर, तीसरा नसीरुद्दीन महमूद की पत्नी, तीसरा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां। शाह तुर्कान ये थी रुकनुद्दीन फिरोज की मां, इसलिए विकल्प 4 इसमें सही है। हुआ क्या था कि इल्तुतमिश का जो बड़ा पुत्र था उसको इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब उसकी मृत्यु हो गई तो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान ने अमीरों सामंतों के साथ षड्यंत्र करके रजिया के स्थान पर अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह
को सल्तनत की गद्दी पर बैठाया और संपूर्ण शक्ति और सत्ता का स्रोत शाह तुर्कान बन गई। इसने बड़ी निर्दयता और क्रूरता के साथ शासन किया। इससे जो है अव्यवस्था उत्पन्न हुई, लोगों का कष्ट झेलना पड़ा, अराजकता आई। उस अराजकता की स्थिति में रजिया ने लाल वस्त्र, जो न्याय का प्रतीक होता है, उसको पहनकर लोगों से न्याय की याचना की और लोगों ने रजिया को सल्तनत का सुल्तान बना दिया। आइए इसको हम लोग देखते हैं। शाह तुर्कान रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की मां थी, वह एक तुर्क दासी थी। उसका नाम था खुदाबंदे जहां शाह तुर्का। खुदाबंदे जहां शाह तुर्का। रुकनुद्दीन के जन्म के बाद इल्तुतमिश से शाह तुर्कान को शाहनशाह की बेगम का दर्जा दिया गया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया, परंतु प्रांतीय सूबेदारों शाह तुर्कान ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को शासक बनाया। उसके समय वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान के हाथ में थी। वह अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी, ठीक है। और इसका एक सबल पक्ष था प्रशंसनीय। वह विद्वानों एवं पवित्र जनों को बड़े बड़े दान दिया करती थी। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है वर्ष 2000 पीजीटी इतिहास में जो प्रश्न आए थे उसकी तीसरी क्लास कर ली है। अब आप लोग क्या करना है, इस पूरी क्लास में आप जो बने रहे तो अपने फीडबैक अवश्य दीजिएगा। वह फीडबैक आप लोग जो है लाइक और कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचाइएगा। आप लोगों ने पूरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा, समझा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग अतिशीघ्र मिलेंगे।